ओके, सो हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी, अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई होप कि सभी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे जा रही है सभी की लाइफ पढ़ाई एंड मैं क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल हूं आप सबको। जल्दी से यस नो कर दीजिए यार, चाहो तब भी यस नो कर दो, ना चाहो तब भी कर दो, मतलब तुम्हें यस नो तो करना ही पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, मैं देख लूँ। हो हाँ, ओके, वेरी नाइस। क्लास इज लाइव नाउ, है ना? ऐसे ही बोलना ना, क्लास इज लाइव नाउ, आ जाओ जल्दी से। तो अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमारे साथ सीबीएसई ने हैप्पी बर्थडे किया है ना? मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस इस वीडियो में नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि जैसा सूत्रों से पता चला है, सूत्र ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। 27 तारीख को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उससे हमें मतलब है। अब मतलब कुछ ऐसे है भाई कि यहाँ पे 4 डेज का हॉलीडे है। हाँ सर, बढ़िया है, बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये जो 4 दिन की छुट्टी होगी मैं इसमें तैयारी करूंगा, मैं इसमें तैयारी करूंगी, तो भाई और बहन तो गलत सोच रहा है, सोच रही है। आपको पहले से ही तैयारी करके जाना है। इवन तैयारी तो मैं बोल लूंगा कि यार हमें दिसंबर में ही पूरी कर लेनी है, ठीक है ना? सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से मार्क्स नहीं आते हैं, मल्टीपल रिवीजन करने से मार्क्स आते हैं। तो आप लोगों को का टाइम टेबल कुछ इसी तरह से बना लेना चाहिए कि दिसंबर में सब कुछ हो जाए। तो चलिए इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल, अच्छा मैं ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि हमारी और भी क्लास है, और बच्चों से ज़्यादा टीचर्स बोलते हैं कि हमारी क्लास में वो कर देते हो आप। एक और ज़रूरी बात, आई होप आप सबको पता होगा कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा सिकंदर बैच का पूरा पैनल है, जिसमें फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं सुनील सर, मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर, बायो आपको पढ़ा रहे हैं सलमान सर एंड काजल मैम, इंग्लिश आपको पढ़ा रही है याशी पांडे मैम, एंड केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं भारत पंचाल। तो रेगुलर क्लासेस होती हैं और स्केड्यूल आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। टेक माई नेम हांडा साहब, अच्छे नंबर लेगा 100/100, आपको बुला लिया जाएगा। चलो कम टू द पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स का मतलब होता है भाई स्पीड, और केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी यहां पर, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about speed, या कह लीजिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स which affect रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होते हैं केमिकल काइनेटिक्स? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करेंगे, और वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं। एक बार चिपकाओ, आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ सिंह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाइन बाय लाइन कब हो गया? यार मैंने लाइन बाय लाइन कर रहा था, वो 6-7 घंटे की बन रही है। मैंने कहा यार बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं सच बोलूं तो। चलो हेलो बेटा वैचू, आगे मूव करते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड।
ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो बेटा जी जब आप स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो ना, तो हमारी 3 तरह की रिएक्शन निकल के आती हैं। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन नाम ही सब कुछ सजेस्ट कर जाता है। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्टली होती है। दोज रिएक्शन विच टेक्स वेरी लेस टाइम इन कंप्लीशन, वेरी लेस टाइम इन कंप्लीशन, जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है। कितना कम समय लगता है सर? टेक्स 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻17 सेकेंड। 10⁻⁻14 का मतलब क्या है? 10⁻⁻1 सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। 10⁻⁻2 का मतलब है 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। अब सोच के देखो 10⁻⁻14 कब बनेगा? तो ये बहुत कम टाइम है। ठीक है, खास बात क्या है? दैट रेट ऑफ these reaction can't be calculated as these are very fast है ना। एग्जाम्पल की बात कर लो, जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शन होती हैं बेटा, जितनी देर में आप पलक झपकते हो ना, अब पलक झपकने में देखो कितना टाइम लगता है। झपक के देख ली होगी एक दो ने तो, बैठे बैठे। इतने सर के पक्के फैन होते हैं, सर ने बोला पलक झपकने का मतलब झपकने का। तो जितनी देर में आप पलक झपकते हो उतनी देर में ये रिएक्शन करोड़ों टाइम कंप्लीट हो चुकी है। इतनी सी जिंदगी है इनकी। ठीक है, तो यहां पर NaCl प्लस AgNO3 क्या बन जाएगा? NaNO3 प्लस AgCl। ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट। उसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन, नाम से क्लियर है, जो बहुत स्लो होती हैं। विच टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, विच टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम इन कंप्लीशन। बहुत पूरा टाइम, ज्यादा टाइम। कितना टाइम लेती हैं भाई? टेक्स मंथ्स टू ईयर्स, महीनों से सालों इनको लग जाते हैं। ठीक है बेटा, महीनों से सालों लग जाते हैं। एग्जाम्पल की, अच्छा इन रिएक्शन का भी रेट नहीं कैलकुलेट कर सकते। रेट ऑफ दीज रिएक्शंस कांट बी कैलकुलेटेड। इनका रेट भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल सर, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। बेटा अब सिंपल सी बात समझो, कोयला और पेट्रोल बनने में कितना टाइम लगता है? एक ही बार बना, उसके बाद तो बना ही नहीं। लाखों करोड़ों साल पहले कहते धरती पे एक तूफान आया था, जिससे जितने पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो सारे धरती में चले गए, है ना। वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके आज कोयला और पेट्रोल बन चुके हैं। उसके बाद तो बन ही नहीं चुका। मतलब कोई एक बच्चा बोले कि नहीं नहीं सर मैं बताऊंगा कितना टाइम लगता है, तो वो क्या करे, एक बड़े से पेड़ को लेके आएगा और एक कांच में रख देगा और उसको देखता रहेगा। ऐसे देखता देखता वो चला जाएगा, फिर उसका बेटा देखेगा, फिर उसका बेटा देखेगा, और ऐसे ऐसे क्या पता हजारों पीढ़ियां चली जाएं, बट वो जो पेड़ है वो कोयले में नहीं बदल पाएगा, ये पेट्रोल में नहीं बदल पाएगा। ठीक है, बहुत स्लो है। अरे सर कोई सही सा एग्जांपल दो फिर। सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की भी सेटिंग है। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है? अब ये मत बोलना सर जो सीमेंट होता है रेत के साथ मिलके वो तो एक दिन में सेट हो जाता है। सीमेंट आप सबको पता है कि पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, बट पाउडर से ना वो धीरे 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 एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट, और इसको पूरा होने में महीनों लग जाते हैं। उसके बाद नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहो तो, ना चाहो तब भी नोट कर लो।
नोट कर लिया होगा सबने, कर लियो बेटा आयुषी। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। इस चैप्टर में हम इन्हीं को पढ़ेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी होती है मॉडरेट रिएक्शन? दोज रिएक्शन which are neither very slow nor very fast but takes place at मॉडरेट स्पीड। एक ठीक ठाक स्पीड से अगर कोई रिएक्शन हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। सर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है बेटा? चीनी, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इसमें पानी डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो सुक्रोज का ब्रेकअप हो जाएगा जीएफ में। जीएफ का मतलब क्या होता है भाई? जीएफ का मतलब होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज है और ये हमारे पास क्या है भाई? फ्रुक्टोज है। अरे सर फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम है, इनका डिफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप का। मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस तरह से डिफरेंट होता है इनमें। क्लियर है? आगे मूव करें, आगे मूव करें। इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में हमने इन्हीं को पढ़ना है। रेट ऑफ these reactions can be calculated। इन रिएक्शंस का जो रेट है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। इन रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि इनको पूरा होने में मिनट लग सकती हैं, सेकंड लग सकते हैं, आवर्स लग सकते हैं। वो टाइम ऐसा है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? नोट कीजिए, नोट किया? आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जैसे कि एक जगह पर रिएक्टेंट से आप क्या बना रहे हो? प्रोडक्ट। अब क्या होता है बेटा, जैसे जैसे टाइम बीतता है क्या होगा? रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। जैसे आप एक जगह पर आटे से क्या बनाना चाह रहे हो? रोटी बनाना चाह रहे हो, है ना? तो धीरे धीरे आप नहीं, मतलब घर में मम्मी बहन जो भी है ना, आटा क्या होगा? कम होता जाएगा और रोटी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन, क्या हो रहा है भाई? हो रहे बार, चेंज इन मोलर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट। या फिर दूसरे शब्दों में डिफाइन करो तो रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। या फिर इंक्रीज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। समझ रहे हो आप इस बात का मतलब कि कितना डिक्रीज हुआ है इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट?
या फिर कितना इंक्रीज हुआ है इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे कि एक रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, रिएक्टेंट के साथ माइनस लगाते हैं, माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। देखिए रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, उसका चेंज पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई हम एक माइनस लेके चलते हैं, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता ही है। यूनिट क्या होंगी इसकी, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मोलर कंसेंट्रेशन पर टाइम, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है पर सेकंड, या फिर मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर मोल पर लीटर पर आवर। नोट कर लीजिए बेटा। आगे मूव करें, नोट कर लिया होगा सबने, चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है कि यार ये आदत आएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्रोडक्ट है प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये जो होता है ना इस तरह का ब्रैकेट, इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ब्रैकेट, या फिर इसका नाम होता है बेटा एक्टिव मास ब्रैकेट। क्या बोल सकते हैं इसको, कंसंट्रेशन ब्रैकेट बोल सकते हो, या फिर आप इसे क्या भी बोल सकते हो भाई, एक्टिव मास ब्रैकेट भी बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ एग्जांपल जैसे 2x प्लस 3y गिव्स 5z, पेपर में तो ये पूछ लिया जाता है, चलो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे दोगे आप लोग बताइए। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं, 2 है तो 1/2, एक्स को क्या लिखोगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसको करें माइनस कोफिशिएंट अपॉन में 1/3 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशिएंट अपॉन में 1/5 डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी। एक प्रॉपर एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल, एग्जामिनर की बहुत फेवरेट रिएक्शन है ये, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए बेटा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, करें। तो बेटे जब आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दोगे ना तो क्या आएगा, N2 है रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, ये क्या है बेटा, ये भी रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट अपॉन में -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, ये प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशिएंट अपॉन में प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, वेरी गुड। नोट किया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, सर बातें कीजिए ना हमारे साथ जैसे पहले 2 चैप्टर में की हैं, अब वो टाइम चला गया है ना,
अब बातें करने के लिए तुम्हारे जूनियर आएंगे, अब सिर्फ पढ़ने का टाइम बचा है। अगर मैं ज्यादा बातें ना करूं तो आप प्लीज बच्चों को रिप्लाई कर दिया करो। और अब समझो, अब दिन रात एक करने का टाइम आ चुका है, बातों का नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी भाई? पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस में एक वर्ड यूज हो रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है पल, जिसमें खास पल की बात की जा रही है, एक छोटी सी टाइम की बात है, उस छोटे से टाइम पे आप लोगों को स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालनी है। और एवरेज का मतलब क्या होता है? जब एक लंबी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोहली दादा ने, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोहली दादा ने वर्ल्ड कप में मान के चलो 700 रन लगाए हैं, जो भी वर्ल्ड कप हुआ था अपना, और 10 मैच खेले हैं, तो उसकी एवरेज क्या है? उसकी एवरेज है भाई की 70 रन पर मैच। क्लियर है? अब आ जाओ पॉइंट पे कि भाई ने फाइनल में कितने रन लगाए थे? फाइनल में तो आई थिंक कोई चला ही नहीं था ना। मान लो भाई ने फाइनल में 30 रन लगाए हैं, और मैं पूछूं उस टाइम उसके क्या सीन था भाई? अगर मैं उसके खास मैच की बात कर रहा हूं ना, तो वो इंस्टेंट है। अच्छा, फाइनल में 100 तो नहीं था यार, 100 होता तो नहीं हारते हम। हाँ, इतना पता है, देख लो इतनी पुरानी बात पता है। और अब पूछ लू सॉल्यूशन में क्या था, बताना। सॉल्यूशन में क्या था फॉर्मूला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, वेंटो फैक्टर की टर्म में। चलो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। कितना चेंज आया है इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर मैं इधर बात करूं एवरेज में, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों पे फोकस कीजिए। यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया है इंस्टेंट, और यहां पे हमने वर्ड यूज किया है इंटरवल। ये छोटा टाइम है, इसमें छोटे चेंज आएंगे, तो यहां पर चेंजेस के लिए हम यूज करेंगे डेल। डेल इज डी। यहां पर बड़े चेंज होंगे, तो यहां पर चेंज के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा। डेल्टा इज दिस। अल्फाबेट काउंट कर लो ना, ये 4 अक्षर का नाम है, वो 5 अक्षर का नाम है। बड़ा नाम है बड़े चेंजेस में आएगा, छोटा नाम है छोटे चेंजेस में आएगा। चल आगे मूव करते हैं। तो क्या होगा भाई, जैसे एक रिएक्शन में मान लेके चलता हूं, एग्जामिनर की फेवरेट N2 वाली है, मेरी फेवरेट ये वाली है, 2x + 3y गिव्स 5z। तो मैं आपको बोलता हूं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। कैसे लिखोगे बेटा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन? जैसे 2x है, -1/2 रिएक्टेंट है ना, तो माइनस आएगा, कोफिशिएंट बेटा जी अपॉन में जाएगा, dx/dt। ये भी रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है, -1/3 dy/dt। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो +1/5 dz/dt। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? आई होप तो समझ रहे हो। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी कीजिए, ये 2x है, तो -1/2 डेल्टा x/डेल्टा t। ये भी रिएक्टेंट है, -1/3 डेल्टा y/डेल्टा t। ये प्रोडक्ट है, +1/5 डेल्टा z
बाय डेल्टा टी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। इसमें इंस्टेंट टाइम की बात की जाती है, उसमें टाइम इंटरवल की बात की जाती है। ये छोटे चेंजेस होते हैं तो यहां पर हम डेल यूज करते हैं, इसमें बड़े चेंजेस होते हैं तो डेल्टा यूज करते हैं। बस एक्सप्रेशन की बात आ जाए, यहां पर डी डी आया है, उसमें डेल्टा डेल्टा आया है। अब आपको कौन सा यूज करके चलना है? अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा हूं, इट मींस मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूं, इट मींस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, या फिर वो वर्ड यूज करते हैं टाइम इंटरवल, तो आप समझोगे कि हाँ यार यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बोला तो आप क्या समझोगे? हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर मैंने बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टाइम इंटरवल, तो वो एवरेज के लिए यूज होता है बेटा। ठीक है, चलो बहुत शानदार, चिपका दो यार। ओहो दुनिया में कितना है, सीबीएसई ने डेट शीट दे के गम बढ़ा दिया। ओ अब विज्ञान रोड वालों का क्या होगा, बेचारे डेली डेट शीट से काम चलाते थे। चलो कम टू द पॉइंट। जैसे ये एक रिएक्शन है, बुलबुलो ये है, ध्यान दीजिए, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हारी बिना किसी फरमाइश के। ये है, हमने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो भाई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी जाएगी? ए है तो -1/a डी ए बाय डी टी। बी है तो कोफिशिएंट अपॉन में -1/b डी बी बाय डी टी। प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशिएंट है अपॉन में 1/c डी सी बाय डी टी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? आई होप तो आप समझ रहे हो, समझना भी चाहिए, है ना। अब अगली बात पे आ जाओ सर, आप ही की बात समझते हैं हम तो। अगली बात क्या है? अब देखो बेटा, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, और ये टाइम के साथ घटता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो क्या लिखा जाएगा? -dA बाय डी टी। या बी एक रिएक्टेंट है, ये भी टाइम के साथ घटेगा भाई, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या लिखा जाएगा? -dB बाय डी टी। ये प्रोडक्ट है, टाइम के साथ फॉर्म होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी यानी कि प्लस डी सी बाय डी टी। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो कोफिशिएंट अपॉन में चला जाता है। जब आप अपीयरेंस डिसअपियरेंस निकालते हो तो कोफिशिएंट का रोल नहीं रहता, उसमें स्पेसिफिकली आप उस रिएक्टेंट की, उस प्रोडक्ट की बात करते हो। रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दोगे, प्रोडक्ट है तो प्लस लगा दोगे, बात खत्म। बट अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हो तो कोफिशिएंट अपॉन में जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब अगर मैं आपसे पूछूं जैसे मैं स्पेसिफिकली इसको उठाता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन में और डिसअपियरेंस ए में क्या रिलेशन है? -1/a डी ए बाय डी टी। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप बुरा ना मानो, -dA बाय डी टी आर ओ आर इंटू में ए। या सुनो, -dA बाय डी टी, ए इधर चला गया। सुंदर राइटिंग है, समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट को, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा।
हो। देखो ध्यान से समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन है -1/dA/dt। अगर आपको -dA/dt निकालना है, -dA/dt का मतलब क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर आपको डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालनी है तो कोफिशिएंट उधर चला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो कोफिशिएंट डिवाइड में जाता है, और अपीयरेंस डिसअपियरेंस निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन से तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में चला जाता है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आ गया तो उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे ना। बुलबुलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। अच्छा यार, बीच बीच में मेरी बेसुरी आवाज में गाने आते हैं ना, वो इग्नोर किया करो। पता क्या, जब मैं ज्यादा टेंशन में आता हूँ ना, ये गाने अपने आप ही आ जाते हैं। कंट्रोल तो बहुत करता हूँ मैं कि ना आए टेंशन। आपको क्या टेंशन? टेंशन तो हमें होनी चाहिए जिनकी डेट शीट आ गई है। भाई सबसे छुट्टी हमारे में ही है, सबसे कम छुट्टी हमारे पेपर में है। चलो, ये क्वेश्चन आया था भाई, नोट किया बेटा जी सबने? देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई में 2020 में, बोले तो 2020 में। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, एक रिएक्शन है A + 3B gives 2C. The rate of formation of C is, कितना है भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट। नंबर 1 बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है आपको, एंड नंबर 2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पे निकालना है। 1 मिनट का समय दिया, ट्राई कर लीजिए, वरना मैं तो करवाऊंगा ही। चलो भाई, सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे दो। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन ए है तो -dA/dt इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट अपॉन में 1/3 dB/dt। ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/2 dC/dt। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ जाओ भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया गया है। क्या गिवन है बेटा जी आपको? गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। कितना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भाई? प्लस dC/dt, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सी को आप ये लिखोगे ना। देखिए, जब फॉर्मेशन, डीकंपोजिशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस दिया होता है, इट मींस हम कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या सोल्व करना है हमने? सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप किस तरीके से निकाल लोगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन जब आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो तो आप किस तरीके से निकाल लोगे?
सर डेल्टा लेके किया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा हिमांशु। किस तरीके से निकालोगे भाई? +1/2 dc बाई dt। सर क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा बहुत जो डाटा गिवन है बेटा वो t का ही गिवन है, तो आप लोग क्या लिखोगे? +1/2 dc बाई dt। 1/2 dc बाई dt की वैल्यू कितनी देर की है, कहां गई? ये रही 2.5 इंटू 10⁻⁻4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1.25 इंटू 10⁻⁻4। यहां तक छोड़ के मैं आ गया। ये स्टेप 1 नंबर का था, बट मुझे आधा नंबर मिलेगा। क्यों? क्यों भाई आधा नंबर क्यों मिलेगा मुझे? क्योंकि मैं यूनिट लिख के नहीं आया हूं, मोल पर लीटर पर सेकंड। यूनिट पूरी लिख देना, कहीं कह दो सर आपका बताया हुआ सारा करके आया हूं फिर भी नंबर क्यों नहीं आए ज्यादा। कुछ भी स्टेप मिस नहीं करना होता, और थोड़ा सा इन स्टेप्स की तरफ ध्यान दे लो। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का एक्सप्रेशन क्या होगा? -db बाई dt। बेटा ऐसे ही होगा ना, डिसअपियरेंस ऑफ बी है तो -db बाई dt। अब आप क्या करोगे? जिसकी वैल्यू निकालनी है और जिसके बारे में पता है उन दोनों को इक्वेट कर दोगे, उन दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, है ना? तो कर दो भाया। क्या आएगा? -1/3 db बाई dt इज इक्वल टू +1/2 dc बाई dt। तो क्या हो जाएगा अभी इसके बाद? इसके बाद होगा ये कि आपको -db बाई dt की वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 को उधर ले जाओ। आपको वैल्यू निकालनी है -db बाई dt की, तो 3 को उधर ले जाओगे। 3/2 dc बाई dt क्या होगा भाई? 3/2, या इसको सीधी कर दो, 3 इंटू में 1.25 इंटू में 10⁻⁻4। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 3.75 इंटू में 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट किया बेटा जी? आई होप नोट कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। देखो दही जमा रहे हैं, सर्दियों में दही जमा रहे हैं, गर्मियों में कब जल्दी जमती है दही? या चाय बना रहे हैं, एक बार लो टेम्परेचर पे एक बार हाई टेम्परेचर पे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि मोस्टली जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है ना? चाय को अगर गर्म करके बना, मतलब ज्यादा टेम्परेचर बनाया जाएगा तो वो जल्दी बनेगी। तो याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज। और एक डाटा है विद एवरी 10 डिग्री rise in temperature rate of reaction डबल्स। अगर एक रिएक्शन का टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे ना तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, 50 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? अगर आपने उस रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी?
3 के नीचे का 2 कहाँ गया? वाह जी वाह मेरे भाई ये 2.5 था ना, 2.5 को जब 2 से डिवाइड करा तभी तो 1.25 आया है। देखो अब 10 से 50 में ये देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है ना। ये 4 स्लैश बनेंगे ना, 10 से 20 में एक 10 का स्लैश है, फिर 20 से 30 में एक, तो यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, यहाँ पर 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, यहाँ पर 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ चुकी है? हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। तो 10 से 50 में टोटल 40 डिग्री सेल्सियस का राइज आया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हर बार 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 16 टाइम्स इंक्रीज कर चुकी होगी। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? समझना चाहिए यार, है? चलो बहुत शानदार, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है भाई? कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना। दोज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दोज केमिकल सब्सटेंस which are used to increase the speed of reaction। और बहुत सारी रिएक्शन है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होती हैं। जैसे एक अच्छी सी रिएक्शन है N2 + 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है 2NH3। और यहाँ पे किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है भाई? यहाँ पर एज कैटलिस्ट यूज करते हो आप निकल का। किसका यूज करते हो? निकल का। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, बताइए भाई सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा? चीनी है, 1 किलो चीनी ले ली, 1 किलो बूरा ले लिया। बूरे का मतलब होता है पाउडर्ड शुगर, है ना। आजकल तो बहुत सारे रिवाज बदल गए ना, मेहमान जब भी आते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाती है ना। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हमारे ज़माने में क्या करते थे, जब भी कोई मेहमान आता था तो उसको भाई घी शक्कर खिला दिया, बूरा खिला दिया, लिटरली हलवा बना के खिला दिया। चलो अब मैं रोना धोना स्टार्ट नहीं करूंगा, कम टू द पॉइंट। तो बूरा वो होता है पाउडर फॉर्म में जो शुगर होती है। 1 किलो चीनी है, 1 किलो बूरा है। ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा? ज्यादा जगह कौन ऑक्यूपाई करेगा? ऑब्वियसली जो बूरा है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब दोनों को मैं पानी में मिक्स करने जाऊं तो कौन जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा, कौन जल्दी मिक्स होगा? ऑब्वियसली बूरा। एंड इसका मेन रीजन है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ है ना। चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दो एग्जांपल देता हूं। एक लकड़ी का पीस है, मान लो एक 10 किलो लकड़ी का पीस है, ठीक है। और एक दूसरा पीस है जहां पर 10 किलो लकड़ी का आपने बुरादा बनवा दिया है। बुरादा वो लकड़ी के जो चिप्स होते हैं, ठीक है। अब दोनों में से ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा? एक 10 किलो लकड़ी के पीस का या जो 10 किलो लकड़ी का आपने बुरादा बनवाया है। अब दोनों में आग लगा दो, किसको जल्दी आग लगेगी? जो बुरादा है। एंड रीजन बिहाइंड दिस कि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सरफेस एरिया का बहुत फर्क पड़ता है, तो याद रखिए बेटा, एज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट increases rate of reaction also increases। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझना, आप लोगों ने कभी
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा होगा। रिएक्टेंट को मैं लाल रंग से दिखा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे जाती है, प्रोडक्ट की कुछ ऐसे जाती है। जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट घटता है, वो आटे रोटी वाला एग्जांपल भी दिया था ना, कि आटा जो है वो टाइम के साथ घटेगा और जो रोटी है वो टाइम के साथ बढ़ेगी। अब देखा गया कि जितनी भी रिएक्शन थी वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट थी, बाद में स्लो हो जाती है। एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मैं ना जिस दिन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता हूं ना कभी भी, उस दिन बच्चों में जोश आता है, भाई बस आज केमिस्ट्री में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और मान लो मैं हफ्ता गायब हो गया ना, तो आधे बच्चे गायब, आधे भी कहां, 90% गायब, है ना। जोश तभी है। जैसे यार डेट शीट आई है ना, अब बड़ा फर्क पड़ रहा होगा, बस भगवान पास करा दे, हर जगह मैम मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा ना, सर मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा ना। अब जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा फिर बदतमीजियां स्टार्ट हो जाएंगी। सर बेइज्जती मत करो, पॉइंट पे आओ। तो पॉइंट ये है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे घटती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे वैसे घटती है। सेम फंडा इधर है। तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटेगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगी। तो आप लोग क्या लिखोगे, एज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट increases, rate of reaction also increases। पेपर में ये लिख के आएंगे, सर की स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते हैं एकदम से फर्क पड़ता है, और जब दिन बीत जाते हैं तो पेपर में मैं बताता हूँ। देखो आग लगने के लिए एक बहुत जरूरी कंडीशन क्या है, आग लगने के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है एयर की प्रेजेंस। आपने देखा होगा हर साल न्यूज फैलती है, रिसेंटली अमेजन के जो जंगल थे उनमें आग लग गई थी और वो कंट्रोल में ही नहीं आई थी। हमारे इंडिया में भी जो हिमाचल प्रदेश है, जो उत्तराखंड है, वहां पर जो जंगल है वहां पर बहुत बार आग लग जाती है। ठीक है, और वो आग क्यों लगती है, अब क्योंकि वो जो पेड्डे हैं उन्होंने तो साइंस पढ़ी नहीं रखी, वो फूक मारते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो जो फूक मार रहे हैं तो वो तो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और आग लगने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, वो आग और बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब एक जगह पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, एक जगह पर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो कहां पर आग ज्यादा लगेगी, जहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है या एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली उस केस में जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में है बेटा। तो यही बात हमने बोली है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। वेरी नाइस एन एस जानवी शुक्ला, वो एक्सेस ई एक्स सी ई डबल एस होता है, कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट हो, इंग्लिश में ऐसा हाल तो होना बनता ही था। आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। चलो उसके बाद है भाई सनलाइट। देखो सनलाइट ऐसा मुझे भी लगता था 2-3 साल पहले कि क्या ही जरूरी है, बट यस सनलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पेड़ पौधों के लिए तो हमसे भी ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा पेड़ पौधे मतलब जो छोटे छोटे से होते हैं, शाम को वैसे हो जाते हैं, और फिर सुबह जब सूरज निकलता है फिर ऐसे ही, फिर शाम को ऐसे, वो सनलाइट का बड़ा फर्क पड़ता है। सर नोट्स नहीं मिलता, शिवू मिलेगा भाई, याद रखिए। दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द presence of sunlight आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जांपल जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl है, यहाँ पर आपने सनलाइट डाल दी, नहीं होगी ये, सनलाइट का सिंबल होता है H nu। अगले मूव करें, नेक्स्ट है बेटा
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए 3 फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन मतलब होता है चेंज। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं, नई जगह पैचअप होने के लिए पुरानी जगह से ब्रेकअप होना जरूरी है। और अगर कोई जगह 2 जगह पैचअप चला रहा हो तो दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है, नए तरह का पाप बोला गया है, ठीक है। तुम कर सकते हो ये पाप, बट केमिस्ट्री में ऐसे पाप नहीं होते हैं कि 2-2 3-3 जगह बॉन्ड बना रखे हो किसी ने, जनरली वो एक ही जगह बॉन्ड बनाते हैं, पुराने बॉन्ड तोड़ते हैं तब नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। क्लियर है, ये देख लो, सीधी बात को भी उल्टी समझते हैं लोग। तो कहां पर पुराने बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे, सॉलिड में तो पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में थोड़ा और दूर दूर होते हैं। तो रिएक्शन देखा गया फास्टर कहां पर है, सॉलिड से फास्टर होते हैं लिक्विड, और लिक्विड से फास्टर होती है बेटा गैसियस रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू आर। आगे मूव करते हैं भाई। ओके ओके ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कह लो कि यार एक रिएक्शन को अगर स्टार्ट करवाना है ना, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये जितनी कम होती है रिएक्शन उतनी अच्छी रहती है ना, क्योंकि रिएक्शन को सब, अब मेरी बात समझो, मान लो मेरा दिल कर गया कि यार मेरे को ना एक गाड़ी लेनी है, कोई भी, कौन सी ले, थार ले लेते है ना। अब थार आएगी मान लो 16-17 लाख की, ठीक है, बट दिल है, दिल तो कुछ भी कर सकता है। मैं सिद्धू मूसेवाला का फैन हूं मैं, तो भाई के गानों से मोटिवेट हो गया, जी क्लास GT रोड जाम करे सोनिए, वो गाना सुन लिया मैंने, और G65 पता नहीं G35 उसका नाम है, और 2.5-3 करोड़ की है बस, वो दिल कर गया। अब दोनों रिएक्शन को मान लो मैं स्टार्ट करवाना चाह रहा हूं, एक जगह मुझे 16 लाख सप्लाई करने, एक जगह 2.5-3 करोड़। इस 2.5-3 करोड़ में मेरा घर जाएगा, ये फिर भी मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये होने के चांसेस ज्यादा है कि थार जल्दी आ जाए, ठीक है ना। तो लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, faster will be the speed of reaction। सारी हमें दे दो, दे देंगे भाई, सफारी दे देंगे, क्या दिक्कत है। 100/100 नंबर ले आओ, सफारी का छोटा मॉडल जो 500-600 का आता है गिफ्ट कर दूंगा मैं। दिल बहुत बड़ा है भाई, पेट भी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रेट लो, इम्पोर्टेंट है रेट लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात बोली थी कि जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हो वैसे वैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो इसको मैथमेटिकली प्रूव किया किसने, रेट लो ने, मैथमेटिकली नहीं, मैथमेटिकली। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of reactant each raised to the power their coefficient on which rate of reaction actually depends। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि एक रिएक्शन है ना, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन AA प्लस BB।
अब इसका कोफिशिएंट है ए, इसका कोफिशिएंट है बी, और हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चला, भाई ये बार बार ना स्पार्क हो रहा है, अगर बीच में मैं बोलना बंद हो जाऊं तो समझ जाना मैं नरकासी हो चुका हूं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ रहा है ये। चलो, ये क्या आएगा अल्फा, ये क्या आएगा बीटा, एक्चुअल यूज। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना चाहो तो क्या दोगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा आपने? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट उनकी मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है ए एंड बी, रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज कंसंट्रेशन टर्म। एक्चुअल यूज कौन कौन सी है भाई? अल्फा एंड बीटा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आपको एक्चुअल यूज पता होनी चाहिए। सर कोई तरीके हैं, बट पेपर में आपको गिवन होगी, कैसे गिवन होगी वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। और ये जो पावर होती है ना, इन पावर का सम, ये क्या कहलाता है? ऑर्डर। ऑर्डर इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन की पावर बनती है, उन पावर का सम ही क्या कहलाता है बेटा जी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप तो समझ रहे हो भाई। अरे समझ रहे हो कि नहीं? देख लो भाई, बोलते नहीं। ये रिएक्शन थी ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसका एक्चुअली यूज हुआ है अल्फा, एक्चुअली यूज हुआ है बीटा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो यहाँ से अगर मुझे ऑर्डर निकालना रहे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? पावर्स का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, है ना? इसके बाद आ जाओ, हाँ, इस के को क्या बोलते हैं? इस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, काम एक नाम अनेक, इसके साथ वो वाली कहानी है, काम एक नाम अनेक। चलिए, तो अगर आपको किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, वैसे मैं आपको बता चुका हूं किसी भी रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना, बट दोबारा से, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन कब? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। अगर ये 1 हो जाए, मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी 1 हो जाए, तो ये सारा 1 और के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग क्या लिखोगे? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of each reactant becomes unity। जब हर एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा जी? यूनिटी हो जाएगी। याद रखिए कुछ पॉइंट्स रेट कांस्टेंट के बारे में। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ
rate constant faster is the rate of reaction। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है भाई? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगला, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड नहीं करती है बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो कदाचित डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अगली बात, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। हर एक रिएक्शन के, देखो 4 बातें लिखी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। अगली बात, रेट कांस्टेंट फॉर अ particular reaction changes with temperature। ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बोला कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे भी हमने बोला है कि अगर एक गिवन रिएक्शन है और आप उसमें रेट कांस्टेंट को बदलना चाहते हो तो टेम्परेचर बदल दो। टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ऊपर नीचे होने लगेगी बेटा। बिना मतलब र्यूमर ना फैलाओ। ये कौन है भाई? लर्नर्स कैरियर। चलो भाई, इमोशनल कर करके। चलो अच्छा, कम टू द पॉइंट। नोट किया सबने? आगे मूव करते हैं। यहां से 99% में श्योर हूं कि पेपर में आ जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। कर दीजिए भाई। फॉर्मूला याद रखो, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। और अगर गैसियस रिएक्शन हो, है ना, जहां पे प्रेशर लिया जा रहा हो, K इज इक्वल टू ATM की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या होगा बेटा जी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है ना? चलिए, जैसे कि एक रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की, इट मींस n की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यूनिट ऑफ K निकाल दो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। n की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो यूनिट क्या बन जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान के चलो कोई रिएक्शन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। K इक्वल टू क्या होगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड।
तो क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है बेटा, n की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है 1, 1 माइनस 1 इज 0 और किसी भी चीज की पावर 0 वो चीज 1 हो जाती है, तो यहां से यूनिट क्या बनेगी, पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर की निकाल ही लोगे, मैं सीधा आपको थर्ड ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ। थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3, k का फॉर्मूला मोल पर लीटर की पावर बेटा जी 1 माइनस 3 पर सेकंड। 1 माइनस 3 -2, -2 को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2, लीटर -1 है, -2 से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा पर सेकंड। और मान लो एक ऑर्डर है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 2/3 ऑर्डर, 1 मिनट का समय दिया, खुद से ट्राई करो, 2/3 अगर ऑर्डर है आपका रिएक्शन का। जी क्लास सिटी रोड कर चलो 2/3 अगर ऑर्डर है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 के क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n यानी कि -2/3 पर सेकंड। इसको सोल्व करना, 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, 1/3 को अंदर लेके जाओगे, मोल की पावर 1/3, लीटर की पावर -1/3 पर सेकंड। क्लियर होता है कि नहीं, बोलो भाई। कैसे पढ़ाई करूं साक्षी यादव, डोंट वरी बेटा, यस ऐसे ऐसे बच्चे मोटिवेट करते हैं, वरना स्ट्रेटेजी बनाने का दिल नहीं करता मेरा। आगे मूव करते हैं। देखो एक टॉपिक आता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हम लोगों ने वेले बैठ के थ्योरी बनाई थी कि जीवन में मजा तभी है अगर दो बंदे आपस में लड़ते रहे, मजा आता है। आधी दुनिया बिग बॉस क्यों देखती है, क्योंकि वहां सारे आपस में कलेश करते हैं, ठीक है ना, और जिनको इन चीजों में मजा आता है वो जीवन में आगे कुछ कर नहीं पाते। कोलिजन थ्योरी ने क्या बोला, अगर किसी भी रिएक्शन को होना है तो रिएक्टेंट को पास आना पड़ेगा, रिएक्टेंट को आपस में टकराना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऐसे रिएक्टेंट दूर दूर बैठे रहें तो कुछ नहीं होगा, पास आना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, फिर उनमें से एक विनर अनाउंस होगा। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर अ रिएक्शन टू अक्कर, reacting molecules must come closer to each other and collide with each other to form प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन को होना है तो रिएक्टेंट को पास पास आना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्ट बनता। दो तरह के कोलिजन होते हैं यहां से, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन्स और एक होता है अनइफेक्टिव कोलिजन। अब ये क्या भला है सर, समझाता हूं। तो इफेक्टिव कोलिजन्स किसे कहते हैं, जैसे कल परसों इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था ना, बारिश होगी बट कोई विनर अनाउंस नहीं हो पाया, फिर कल हुआ, कल भी बारिश होगी बट वहां विनर अनाउंस हो गया ना, बेइज्जती होगी अपनी दोबारा से। चलो कम टू द पॉइंट, जैसे स्कूल में दो बच्चे हैं, होती रहती है तुम्हारे स्कूल में, कई बातों पे हो जाती होगी लड़ाइयाँ, है ना। मान लो कि किसी बात पे तू तो मैम होगी और वो एक दूसरे को एक दो मुक्के ही मार पाए, इतने में स्कूल टीचर आ गए,
या क्लास के बच्चों ने वो लड़ाई छुड़वा दी। अब वो दोनों आपस में टकराए तो हैं, बट विनर अनाउंस नहीं हो पाया कि कौन जीता, क्योंकि दोनों ने दो दो मुक्के मार दिए थे। तो फिर वो फिर एक दूसरे को गाली दे रहा। क्लास वालों ने सोचा यार मजा नहीं आया, ये तो भाई ये तो बंदे मानेंगे नहीं, ये तो लड़ेंगे। तो फिर पूरी छुट्टी होगी, सारे टीचर चले गए। अच्छा, ऐसे ऐसे किस्से मैं क्यों सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे किस्से रियल में देखे हुए हैं। ठीक है भाई, स्कूल टीचर चले गए सारे के सारे, तो दो बंदे बाहर मिले और फिर दे मुक दे को कपड़े कपड़े फाड़ दिए, और एंड में फिर एक बंदा जीत जाता है। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। मैं तो जो रोकता है उसके साथ लड़ता हूं। यस, इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं भाई? दोज कोलिजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है ना? ऐसे कोलिजन जिनके परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट बनेगा। और अनइफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? दोज कोलिजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। जिनके परिणाम स्वरूप कोई भी प्रोडक्ट ना बनता हो, मतलब टकराना हुआ बट प्रोडक्ट नहीं बन पाया। है ना? गोली किसी को ऐसे छू के चली जाए, टकराए हैं बट रिजल्ट नहीं आएगा। आगे मूव करें। यहां से मोलिकुलरिटी, नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट मस्ट collide with each other to form product is called molecularity of the reaction। है ना? एक रिएक्शन के अंदर कितने एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है। जैसे N2O4 gives N2 प्लस 2O2। इसमें एक ही मॉलिक्यूल खुद के साथ टकराता रहा, तो इट इज नोन एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। इधर NO के दो मॉलिक्यूल है, O2 का एक मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी भाई? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। एक H2 का मॉलिक्यूल, एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, तो इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे भाई हम लोग? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल देंगे। क्लियर है सबको? आई थिंक तो क्लियर होगा। नोट कीजिए।
जस्ट अ मिनट बेटा। आगे बढ़े, ट्राई बता दीजिए। ट्राई में क्या है, दो NO के मॉलिक्यूल है, एक O2 का मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी भाई, ट्राई मॉलिक्यूलर। 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाते, है ना। अब मान के चलो 8-10 देश एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, तो वो ऐसा नहीं होगा, होगा यही कि 2 देश एक से लड़ रहे होंगे, एक देश एक से लड़ रहा होगा, इस तरह से होता है। आगे मूव करें। चलो भाई, आगे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। भैया क्या डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। एक तरफ लिख लेते हैं ऑर्डर और एक तरफ लिख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी। सर प्रोडक्ट वाले से निकालने के नहीं भाई, रिएक्टेंट साइड देखते हैं, प्रोडक्ट साइड नहीं देखते हम लोग, रिएक्टेंट साइड देखते हैं। देखिए ऑर्डर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड, सॉरी, ऑर्डर क्या होता है भाई, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन of reactant according to रेट लो एक्सप्रेशन। कि रेट लो का एक्सप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट की पावर बनती है उसका सम कर दो, तो वही ऑर्डर होगा। और ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना। कितने एटम, आयन, मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे के साथ हाँ भाई मुझसे अच्छे सारे हैं, कोई बात नहीं भाई, जिसको जहां पढ़ना है पढ़ लेने दे। मान जा तू, विज्ञान रोड 247 वाले, मानता नहीं, भाग जाए यहाँ से। चलो आगे मूव करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है, या तो आपको गिवन हो या फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा हो। इसके बाद बात करें मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट है भाया, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है।
order can be zero. Molecularity can't be zero. ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। अगली बात, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऑर्डर is defined for elementary as well as complex reaction. Molecularity has no meaning for complex. ठीक है, अब ये एलिमेंट्री क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होती हैं, वो भी देखते हैं, नोट कीजिए एक बार। देखिए, जैसे कि एक रिएक्शन है जिसमें हमने ए से बी बनाना है, ए से बी बनाना है, एक स्टेप में बन गया तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। बी से सी बनाना है तो एलिमेंट्री रिएक्शन, सी से डी बनाना है तो एलिमेंट्री रिएक्शन। बट अगर यहां से यहां तक देखेंगे कि ए से अगर मुझे डी बनाना पड़े तो इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो जाती है तो एलिमेंट्री, और जिसको एक से ज्यादा स्टेप लगते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई सारे स्टेप होंगे, उन कई सारे स्टेप में एक स्टेप होगा जो सबसे स्लो होगा, वो मेन होगा, उस स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं? कौन सी होती है भैया एलिमेंट्री रिएक्शन? दोज रिएक्शन which takes place in सिंगल स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाती है। फिर आती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? दो रिएक्शन which takes place in more than वन स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। एंड एक नोट लिख लीजिए, स्लो स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पीयूष बेटा बात करते हैं।
आगे मूव करें। अगर सबने नोट कर लिया तो डायमंड क्वेश्चन कब मिलेगा? अभी भाई कोशिश करूंगा आज प्रोवाइड कर दूं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, कभी भी रेडियो एक्टिव, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आ जाए, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज आ जाए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएंगी। ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएंगी, हमेशा, बिना किसी इफ, बिना किसी बट के। आगे, अगर कभी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट दिया आ जाए, तो वो रिएक्शन हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 gives to HCl, या फिर 2NH3 gives N2 प्लस 3H। कैटलिस्ट आ जाए तो कॉमन सेंस यूज करना कि वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी भाई, जीरो ऑर्डर की। अंकित भाई सीरियल वाइज चल, फायदे में रहेगा। आगे मूव करें, आगे मूव करें, इफ यू डोंट माइंड। वैसे तो माइंड क्यों ही करोगे तुम। जस्ट मिनट बेटा। ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। कब आया था क्वेश्चन? 2019 में। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, H2O2 प्लस I नेगेटिव गिव्स H2O प्लस IO नेगेटिव। ये रिएक्शन है हमारे पास स्लो। H2O2 प्लस IO नेगेटिव गिव्स H2O प्लस I नेगेटिव प्लस O। ये रिएक्शन है हमारे पास फास्ट। तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। राइट रेट लो, सेकंड है राइट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 which is rate determining। बताइए। भाई मैंने भी अभी नहीं चलाई है ऐप, ठीक है, मेरे को भी इतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं, मुझे थोड़ा समय दो।
आगे मूव करें। सबसे पहली बात, रेट लॉग एक्सप्रेशन देना है, तो रेट लॉग एक्सप्रेशन 2 स्टेप हैं, आप स्लो वाले स्टेप को देख के दोगे। तो रेट इज इक्वल टू के H2O2 और यहां पर I नेगेटिव। अगर अगली बात पूछी जाए ऑर्डर, ऑर्डर क्या आएगा, जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट है, ऑर्डर इज 1 + 1 दैट इज 2 आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। मैंने बोला था अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो तो याद रखिए स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग step. Why it is rate determining? Because slow step ये क्या होता है, is RDS. Slow step is rate determining step. सर फिजिक्स भी करवा दो, होगी ना क्लास आज, नहीं तो कल होने वाली है। चलो चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक होती है जीरो ऑर्डर के लिए और एक होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए डेरिवेशन नहीं आता है, तो रिजल्ट याद रख लो बेसिक से, k इज इक्वल टू R0 माइनस R/T, ठीक है ना, या फिर t इज इक्वल टू R0 माइनस R/K और t हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा, R0 बाय 2K। फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 K log R0 बाय R, या फिर इसका t हाफ क्या आता है 0.693 बाय K। इस फॉर्मूला को अगर मॉडिफाई करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 बाय K log A बाय A माइनस एक्स। A का मतलब है, R0 का मतलब है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस R का या एक्स A माइनस एक्स का मतलब है कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। सर आप डाउट कहाँ बताएंगे, अब भाई मुझे 1-2 दिन का समय दे दो, सारे डाउट क्लियर करता हूँ। बस वो लीना ने नहीं बोला, वरना अब तक तो मैं कल्टी मार चुका होता। बोर्ड के लिए काफ़ी है ना भाई। चलिए आगे मूव करते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
यहाँ से 100% चांसेस है क्वेश्चन बने। तो रिएक्शन का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई? दोज रिएक्शन which are not purely of first order but under certain conditions becomes of फर्स्ट ऑर्डर। कुछ खास परिस्थितियों में फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं। इन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है 2 और इन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? ओके जस्ट अ मिनट। चलिए आगे मूव करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज C12 22 O11 जब इसमें हम पानी मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में है, ये एक्सेस में है। याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती हो, जिसकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता हो। अब क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट में है, ये एक्सेस में है, एक्सेस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरी रिएक्शन में बना रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। तो रेट आप लोग क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 इसकी पावर 1। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा जी? आई होप तो आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें। अरे समझ रहे हो कि नहीं? देखा कोई इतना काम चोर? ऐसे कैसे मैं वहीं लिखवा दिया और काम चोरी। ये मुझे लगता है मेरी काम चोरी। चलो समझ जाना कि ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है? CH3 COO C2H5। जब आप इस पे पानी मिलाओगे इसमें पानी मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ब्रेक डाउन होगा CH3 COO H में एंड C2H5 OH में। ये
स्मॉल अमाउंट में है एंड ये एक्सेस में है, तो रेट जो लिखोगे क्या लिखोगे, के CS3 COO C2H5 और इधर H2O पे तो डिपेंड नहीं करेगा, H2O के रिस्पेक्ट में 0 और इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी रिएक्शन। ये लीना को कोई बुला के लाता है क्या है, मतलब ये कहीं गई होती है और तुम इसको पकड़ के लाते हो कि यार लीना तेरी बात चल रही है क्लास में? ऐसा है क्या कुछ? क्योंकि क्लास में नहीं दिखती है मुझे, बट जैसे ही इसका नाम लिया जाता है उसके 1-2 मिनट बाद आ जाती है। चलो आगे मूव करते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, क्या फर्क होता है भैया कैटलिस्ट का? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल substance which are used to increase the speed of a chemical reaction without undergoing any change in itself। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं और उन पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इन एक्चुअल क्या होता है? इन एक्चुअल कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू शॉर्टकट पाथ with lower activation energy so that reaction takes place मैं अभी क्लास में। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कोई रिएक्शन है ना, यहाँ पर हम इसकी एनर्जी लिख देते हैं और ये लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट कि भाई ये हमारी रिएक्शन आगे चल रही है। रिएक्शन ऐसे होती है ना, ऐसे, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इस पीक पॉइंट तक की जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जनरली रिएक्शंस के पास ये एनर्जी नहीं होती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाती है, दैट एनर्जी इज नोन एज EA।
एक्टिवेशन एनर्जी। It is the extra amount of energy supplied to reactant so that energy of reactant becomes equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। यहाँ पर हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, बट उसको प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी एनर्जी कम पड़ रही है, तो जो एनर्जी सप्लाई की जाती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब कैटलिस्ट क्या करता है, एक टनल बना देता है। ठीक है, ये है रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट और ये है रिएक्शन विद कैटलिस्ट। रिएक्शन विद कैटलिस्ट, नोट कीजिए भी। नोट किया सबने? आई होप तो नोट कर लिया होगा बेटा। ब्रेक बेटा खत्म होने वाला है चैप्टर, क्या करोगे ब्रेक? थोड़ा सा ही बचा है। आगे है भाई, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। जैसे देखो, अगर एक रिएक्शन को होना है, मान लो एक पहाड़ी क्रॉस करनी है ना, ये रिएक्टेंट है और ये पहाड़ी क्रॉस हो जाती है, इस गांव से दूसरे गांव जाना है, एक पहाड़ी क्रॉस करके जाना है, तो रिएक्शन हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस पहाड़ी जो पूरी क्रॉस करके जानी पड़ती है, उस पहाड़ी में एक टनल बना देता है, एक सुरंग बना देता है। तो आपने यही बोला है, कैटलिस्ट क्या करता है, इन एक्चुअल अ कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू शॉर्टकट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन। देखो ये रिएक्शन जो ऐसे हो रही थी, कैटलिस्ट क्या करेगा, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देगा, सो दैट रिएक्शन थोड़ा स्पीडली हो सके। चलिए आगे मूव करें। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। क्या करती है आर्हेनियस इक्वेशन? गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA RT। आई होप हर एक का मतलब पता है आप लोगों को। K का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर रेट कांस्टेंट। क्या होता है? रेट कांस्टेंट। A का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। और जब आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे क्या होगा? log K2 by K1 इक्वल टू EA
बाय 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यहाँ से कई न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आए हुए हैं। अगर इस चैप्टर में थोड़े से मुश्किल न्यूमेरिकल बनते हैं तो इस टॉपिक की तरफ ध्यान दिया जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे मूव करें। नेक्स्ट एंड लास्ट, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी किसे बोलते हैं भाई? फॉर अ रिएक्शन टू अक्कर, reacting molecule must come closer to each other and collide with each other to form प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट को पास पास आना पड़ेगा, आपस में टकराना पड़ेगा, तब होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए, है ना। जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा है, हर एक बॉल अगर बैट पे लग रही है, हर एक बॉल से रन नहीं बनता, है ना। और हर एक बॉल को अगर हिट भी किया जाए तो हर एक बॉल सिक्स पे भी नहीं जाती। तो उसके लिए दो फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, या प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर किसी भी कोलिजन को सक्सेसफुल होना है तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक सही अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए। मान लो कोई जोर मतलब बैट घुमा दे और ऐसे घुमा दे, इल वो तो बॉल उठ जाएगी, ठीक है। और जैसे बैट होता है, अब मान लो कि बैट में इधर बॉल लग गई या इधर बॉल लग गई, इधर बॉल लग गई, तो वो सिक्स पे नहीं जाएगी, सॉफ्ट स्पॉट पे लगनी चाहिए, है ना। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो कहते हैं ना मिडल ऑफ द बैट। सर ये तो हो चुका, कब हुआ दीदी? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रॉपर ओरिएंटेशन कब हुआ? आयुषी राज, नाम बदल के आया हूं, मेरे को बच्चों ने बताया था। आयुष नाम नहीं देखा जाएगा। सही बताया भाई, सही बताया। एवं ही इतने झूठे इल्जाम नहीं लगते, कुछ तो सच्चाई होगी। चलो तो भाई, अच्छा एक छोटा टॉपिक है, कोलिजन थ्योरी हो चुका है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक हफ्ते में भारत सर कितनी वीडियो डालते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग molecules per second per unit वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम के अंदर रिएक्टेंट कितनी बार आपस में टकरा जाते हैं एक सेकंड में, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर रिएक्टेंट कितनी बार आपस में टकरा जाते हैं एक सेकंड में, वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। आगे मूव करें। नेक्स्ट,
तो यहां से अगर आपको रेट निकालनी हो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए आर टी। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी कि अगर 100 कोलिजन हुए हैं तो 100 के 100 तो इफेक्टिव नहीं होंगे, ये 100 के 100 इफेक्टिव होंगे। अगर कोई 100 बॉल हिट करा 100 के 100 बॉल पे तो नहीं लगेंगे ना रन, ऐसा कभी नहीं होता। और जितनी बार रिएक्टेंट टकराए जरूर नहीं है वो हर एक प्रोडक्ट में भी बदले। जेड ए बी, ये जेड का मतलब होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ए बी मतलब बाय मोलिकुलर रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये ई ए आर टी आपको पता ही होगा एक्टिवेशन एनर्जी और गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है। अगर कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कभी रेट निकालना हो, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई आर टी, पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, जेड ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। साइड प्लीज, पूरा बोर्ड घेर लेते हो, या तो बोर्ड बड़ा कर लो या पेट छोटा। अजिंक्य गुसैन, ओके ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। और एज प्रोमिस्ड अर्लियर कि आज की क्लास में छोटी लूंगा क्योंकि आई नो अभी एग्जाम्स सर पे हैं, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। और बाकी मुझे टीम की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए थे जल्दी क्लास होनी चाहिए, बट अगली क्लास हमारी डी एंड एफ ब्लॉक की है, और अगर सब कुछ सही रहा तो शायद वो क्लास हमारी होगी कब कब होगी, आई थिंक परसों, दैट इज फ्राइडे, ठीक है। और डी एंड एफ ब्लॉक बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है यार। बाकी यार एनसीईआरटी लाइन बाय, मैं आप लोगों को बताया तो आप सब आए हुए हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज ना यार बहुत टाइम टेकिंग है। मैं ऐसे नहीं, मैं उसे नहीं कराऊंगा, बट मैं भी एनसीईआरटी का निचोड़ सीरीज ही लाऊंगा जिसमें मेन मेन पॉइंट से करवा दूंगा, ठीक है ना। टाइमिंग टाइमिंग आई थिंक 3 PM ही रहेगी। स्मॉल ई का मतलब मैथ में होता है ना बेटा, ये इसे क्या बोलते हैं मैथ में? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी नाराज तो हो गए नहीं तुम मुझसे, है ना? क्यों ही हो गए, अब तो नाराज होना भी नहीं बनता है। थैंक यू सो मच, तुम लोग आते हो, बाहर आती है मेरे जीवन में, और आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं। 2-3 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी, आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी शिकायतें हैं, कुछ भी सजेशन है, वो आप लोग वहां पर कमेंट कर सकते हो, सो दैट इन फ्यूचर मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूँ। बहुत ख्याल रखिए। ग्राफ पे बेटा एक डिटेल क्लास होने वाली है, जल्दबाजी में नहीं करवाना चाह रहा था गोरखनाथ भाई, एक डिटेल क्लास होगी, सारी फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ में करा दूंगा। और क्या पता मैं फ्राइडे को सारे ग्राफ और न्यूमेरिकल की क्लास ले लूँ, मतलब ये एक अच्छा सजेशन दिया आपने, शायद ऐसा हो सकता है कि सारे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल मान लो 8-10 हर एक चैप्टर से, और ग्राफ भी। चलो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।